जी कैफ 4 आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर 87। हमारी रिवीजन क्लास भी 7 है। आज के रिवीजन क्लास में हम डिस्कस करेंगे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स तकरीबन 50% हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर कर लिया था। आज इसका सेकंड पार्ट होगा जिसमें हम निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स को कंप्लीट कर लेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ जनरल कंसेप्ट स्टडी किए थे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्दर, ख़ास तौर पे जो स्पेसिफिक कंसेप्ट्स हैं। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में कितने तरह के इंस्ट्रूमेंट्स थे? 3। कौन कौन से? प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। तो जो कंसेप्ट हम अब स्टडी करने जा रहे हैं वहाँ निगोशिएशन एंड इंडोर्समेंट। निगोशिएशन का मतलब क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट को एक पर्सन से दूसरे बंदे को ट्रांसफर करना, इससे कहते हैं निगोशिएशन। क्या एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक बंदे से दूसरे बंदे को ट्रांसफर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इसी वजह से तो उसका नाम निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पड़ा। बिल्कुल, वो एक पर्सन से दूसरे बंदे को निगोशिएट, और जो निगोशिएट ना हो सके वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है। जो निगोशिएट ना हो सके वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है। तो निगोशिएशन और निगोशिएशन के साथ एक कंसेप्ट है इंडोर्समेंट। अब इन दोनों का आपस में क्या ताल्लुक है? इन दोनों टर्म्स का, निगोशिएशन के दो तरीके हैं। निगोशिएशन करने के एक इंस्ट्रूमेंट, अगर उसके ऊपर जो इंस्ट्रूमेंट के ऊपर राइट्स हैं आपके, राइट टू रिसीव मनी, वो अगर आप अपना राइट किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर करना चाहते हैं, इसके दो तरीके हैं। एक तरीका है कि फिजिकल डिलीवरी सिर्फ, और दूसरा तरीका है इंडोर्समेंट प्लस फिजिकल डिलीवरी। इंडोर्समेंट का मतलब क्या था? इंडोर्समेंट का मतलब होता है साइन करना। इंडोर्समेंट का मतलब क्या है? साइन करना। निगोशिएशन का मतलब क्या है? ट्रांसफर करना। ट्रांसफर करना। इंडोर्समेंट का मतलब क्या है? साइन करना। निगोशिएशन के यानी ट्रांसफर करने के दो तरीके हैं। एक है साइन करके ट्रांसफर करना और दूसरा है बगैर साइन के ट्रांसफर करना। जो बेयरर इंस्ट्रूमेंट है उसको आप सिंपली फिजिकल डिलीवरी के जरिए से निगोशिएट कर सकते हैं, लेकिन जो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है उसको ट्रांसफर करने के लिए साइन प्लस फिजिकल डिलीवरी दोनों चीजें जरूरी हैं। दोनों चीजें जरूरी हैं। तो ज़हन में रखिएगा, निगोशिएशन की दो टाइप्स है। एक है बेयरर इंस्ट्रूमेंट की निगोशिएशन, एक है ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट की निगोशिएशन। बेयरर इंस्ट्रूमेंट की निगोशिएशन सिर्फ डिलीवरी से हो जाएगी। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट की निगोशिएशन के लिए आपको साइन करने पड़ेंगे। अगर इंस्ट्रूमेंट में लिखा हो पे ए आर बेयरर, तो इसका मतलब यह है ए के पास इंस्ट्रूमेंट आया, ए ने बी को दिया और कुछ भी नहीं लिखा, उसके ऊपर चेंज किया, तो बेयरर कौन है? अब बी। बी क्या इस इंस्ट्रूमेंट में अमाउंट रिसीव कर सकता है? यस कर। बी ने सी को दे दिया, सी ने डी को दे दिया, डी ने ई को दे दिया। जैसे जैसे फिजिकली ट्रांसफर होता जाएगा, इसका मतलब यह निगोशिएशन होती गई। अब जो भी हर अगला पर्सन है वो उस पे जो अमाउंट है उसको रिसीव कर सकता है। लेकिन अगर यही इंस्ट्रूमेंट पे ए आर बेयरर ना लिखा हो, बल्कि क्या लिखा हो? पे ए या पे ए आर ऑर्डर, इसका मतलब क्या है कि या तो ए को पे करो या उसके ऑर्डर। अब ए ऑर्डर लगाएगा तो बी का राइट टू रिसीव एस्टैब्लिश होगा, वरना बी इस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर पैसे रिसीव नहीं कर सकता। और ए कैसे ऑर्डर लगाता है वाला? ए बी का नाम लिख के साइन कर देता है। ठीक है, साइन करेगा। तो जो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है, याद रखे, बेयरर इंस्ट्रूमेंट भी निगोशिएट हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट भी निगोशिएट हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है। बेयरर इंस्ट्रूमेंट कैसे ट्रांसफर होगा? सिर्फ फिजिकल डिलीवरी कर दे इंस्ट्रूमेंट के तो वो निगोशिएट हो गया। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट कैसे निगोशिएट होगा? साइन प्लस फिजिकल डिलीवरी। तो ये निगोशिएशन में एंडोर्समेंट में फर्क और इनमें रिलेशन क्या है ये समझ आ गया। लेकिन याद रखें, एंडोर्समेंट के कुछ एसेंशियल्स हैं। जैसे हमारे लॉ में बहुत सी चीज़ों के एसेंशियल हैं, ऑफर के एसेंशियल, एक्सेप्टेंस के एसेंशियल, कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल, उसके बाद फ्री कंसेंट में हमने पढ़ा मिस रिप्रेजेंटेशन के एसेंशियल, फ्रॉड के एसेंशियल्स, फिर इसके बाद पार्टनरशिप के एसेंशियल्स, फिर वैलिड टेंडर के एसेंशियल्स, फिर उसके बाद अभी हम स्टडी करेंगे प्रॉमिसरी नोट के एसेंशियल, बिल ऑफ एक्सचेंज के एसेंशियल, चेक के एसेंशियल। उसी तरह एंडोर्समेंट के भी एसेंशियल है। एसेंशियल का मतलब क्या होता है लॉ में? कि ये चीज़ें पूरी होंगी तो फिर ये एक्ट वैलिड समझा जाएगा। एसेंशियल का मतलब क्या है? ये सारी चीजें, सारी एक भी मिस नहीं होनी चाहिए, सारी चीजें पूरी होंगी तो ये एक्ट वैलिड समझा जाएगा। तो एंडोर्समेंट, एसेंशियल्स ऑफ वैलिड एंडोर्समेंट, एंडोर्समेंट के एसेंशियल्स क्या है? ये एग्जाम में वो पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन में।
कहता है इंडोर्समेंट का मतलब क्या है, ट्रांसफर ऑफ इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ये निगोशिएशन है, ये निगोशिएशन है, ये निगोशिएशन के ट्रांसफर ऑफ इंस्ट्रूमेंट। एसेंशियल्स नीचे है, एसेंशियल्स ऑफ वैलिड इंस्ट्रूमेंट्स ये नीचे है। ये वो हमें डेफिनेशन बता रहा है किसकी, निगोशिएशन की, निगोशिएशन की, निगोशिएशन के। देखिए आपको जो माइंड मैप दिया है उस पर भी ये निगोशिएशन लिखा है कि एसेंशियल्स लिखा हुआ है, उस पर भी एसेंशियल्स लिखा हुआ है। चले मुझे बाद में करेक्शन करवा दीजिएगा उसके ऊपर भी। निगोशिएशन, निगोशिएशन का मतलब क्या है, ट्रांसफर ऑफ इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। वेयर इंस्ट्रूमेंट की निगोशिएशन कैसे होगी, डिलीवरी से। और इंस्ट्रूमेंट की निगोशिएशन कैसे होगी, इंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी से। इंडोर्समेंट का मतलब क्या है, साइन करना। इंडोर्समेंट का मतलब क्या है, साइन करना। इंडोर्समेंट का मतलब क्या है, साइन करना। किस इंस्ट्रूमेंट पे साइन किए जाएंगे, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। इंडोर्समेंट का मतलब है साइन करना इंस्ट्रूमेंट पे, किस लिए, टू इंडोर्स इट। अब आप कहें सर वो जो प्रोमिसरी नोट का मेकर है वो भी तो साइन करता है, लेकिन वो इंडोर्समेंट के लिए नहीं करता, वो तो उस इंस्ट्रूमेंट को ओरिजिनेट करने के लिए, बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए करता है। वो वाले साइन इंडोर्समेंट नहीं होते। इंडोर्समेंट का मतलब कौन से वाले साइन है कि जब होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इसको दूसरे पर्सन को ट्रांसफर करने के लिए साइन करे। ठीक है, इंडोर्समेंट समझ आएगा, साइनिंग ऑन इंस्ट्रूमेंट टू इंडोर्स इट, टू क्रिएट इट नहीं, टू इंडोर्स इट। इट कैन बी ब्लैंक और फुल। इंडोर्समेंट ब्लैंक भी हो सकती है, फुल भी हो सकती है। ब्लैंक इंडोर्समेंट का मतलब क्या है कि सिर्फ साइन किए, नाम नहीं लिखा। फुल इंडोर्समेंट का मतलब क्या है, फुल इंडोर्समेंट का मतलब है साइन भी किया और नाम भी लिखा जिसको इंडोर्स कर रहे हैं। लीगली फर्क क्या पड़ता है, अगर ब्लैंक इंडोर्समेंट होगी ना वो इंडोर्समेंट वैलिड है, लेकिन इंस्ट्रूमेंट बेरर बन गया, क्योंकि जिस बंदे के पास भी जाएगा वो अपना नाम लिख सकता है। जबकि फुल इंडोर्समेंट में क्या होगा, वो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट ही रहेगा। ये ब्लैंक और फुल इंडोर्समेंट का लीगल इफेक्ट समझ आया। एसेंशियल्स ऑफ वैलिड इंडोर्समेंट, वैलिड इंडोर्समेंट के एसेंशियल्स क्या हैं, इंस्ट्रूमेंट के ऊपर होनी चाहिए या इसके साथ पेज, अगर इंस्ट्रूमेंट फुल हो जाए उसके बैक साइड पे भी, फेस पे भी, या उसके साथ पेज लगा के आप इंडोर्समेंट कर सकते हैं। साइन होना चाहिए, बिल्कुल साइन होना जरूरी है, चाहे आप इंडोर्समेंट ब्लैंक करें चाहे फुल करें, साइन तो दोनों सूरतों में होगा। यस, दोनों सूरतों में साइन होगा। वो तो बेयर इंस्ट्रूमेंट की जब निगोशिएशन होगी उसमें साइन नहीं होते। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में जब कभी निगोशिएशन होगी इंडोर्समेंट लाजमी होगी। इंडोर्समेंट का मतलब साइन करना। अब इंडोर्समेंट की दो टाइप्स, ब्लैंक और फुल, वो बता दिया आपको। इंटायर इंस्ट्रूमेंट, ऐसा नहीं हो सकता इंस्ट्रूमेंट की अमाउंट 10,000 है और आपके 6,000 मैं ही लूंगा, 4,000 इंडोर्स कर रहा हूं, ऐसे नहीं। या तो पूरे का पूरा इंस्ट्रूमेंट डोज होगा या पूरे का पूरा इंस्ट्रूमेंट डोज नहीं होगा। इसी तरह अब इंस्ट्रूमेंट की अमाउंट पूरी की पूरी इंडोर्स होगी और दूसरा जिसको इंडोर्स होगी वो भी एक होगा, सिंगल इंडोर्स, मल्टीपल इंडोर्स ही नहीं होगे। ये नहीं कह सकते ए और बी दोनों को 10,000 दो, वो दोनों की तो लड़ाई छिड़ जाएगी। एक कहेगा मैंने 6,000 लेने हैं, दूसरा कहेगा मैंने 8,000 लेने हैं। तो सिंगल इंडोर्स ही होना चाहिए। और इंडोर्समेंट शुड बी कंप्लीटेड बाय डिलीवरी, फिजिकली आपने हैंड ओवर करना है। 5 एसेंशियल्स हैं, ये रिप्रोडक्शन के लिए अहम क्वेश्चन है। कौन सा, एसेंशियल्स ऑफ। और केस स्टडी के लिए वो एक छोटा सा क्वेश्चन भी पूछ लेता है, फुल इंडोर्समेंट और ब्लैंक इंडोर्समेंट में फर्क बताइए। तो निगोशिएशन में और इंडोर्समेंट में, इन दोनों में फर्क समझ आया कि नहीं आया? ये दोनों एक चीज है क्या? नहीं। निगोशिएशन में ट्रांसफर करना, ट्रांसफर के दो तरीके हैं। इंडोर्समेंट जो है एक टाइप कह लें निगोशिएशन की। क्लियर हो गया ये कंसेप्ट? निगोशिएशन, आगे चलें। हाँ, लायबिलिटी ऑफ इंडोर्सर। अगर ए ने चेक लिख के ए ने चेक लिख के बी को दिया, बी ने सी को दिया, सी ने डी को दिया, डी ने ई को दिया, ड्यू डेट पे डिसऑनर हो गया, ई ने किससे पैसे लेने हैं? अब इसमें दो कंसेप्ट है, ये देखिएगा। ए ने चेक दिया, ए ने चेक दिया बी को, बी ने चेक दिया सी को, सी ने दिया डी को, डी ने दिया ई को।
ड्यू डेट पे डिसऑनर हो गया। अब इसमें दो कंसेप्ट है, एक किस पार्टी ने रिसीव करना है, राइट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनेगा, और दूसरा किस पार्टी ने पे करना है, लायबिलिटी। ठीक है, तो अगर हम राइट की बात करें तो ई का राइट है, ई का राइट है कि वो प्रीवियस किसी भी पार्टी से कैश रिसीव कर सकता है, उसके खिलाफ एक्शन ले सकता है अपने नाम से। ट्रांसफरी कैन सू इन इट्स ओन नेम, किसी भी पार्टी के खिलाफ। यह है राइट अगर पूछे। और अगर पूछे बताओ इस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर लायबिलिटी किसकी है, तो हम कहेंगे एवरी इंडोर्सर इज लायबल टू सब्सिक्वेंट इंडोर्सर। यानी ए लायबल है बी को, बी लायबल है सी को, सी लायबल डी को, और डी लायबल ई को। ए डायरेक्ट भी ई को लायबल हो सकता है। जिस तरह राइट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हो सकता है, उस तरह लायबिलिटी भी। भाई ये बात समझ आ रही है? तो एवरी इंडोर्सर इज लायबल टू पे एनी ऑफ सब्सिक्वेंट पार्टी। एनी ऑफ का मतलब क्या है, बी को भी और डी को भी पे कर सकता है। क्लियर हो गया? चलिए बताइए निगोशिएशन का मतलब क्या है। इंस्ट्रूमेंट एक बंदे से दूसरे बंदे को ट्रांसफर करना कितने तरीकों से हो सकता है? दो तरीकों से। बेयर इंस्ट्रूमेंट कैसे ट्रांसफर होगा? डिलीवरी के जरिए से। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट कैसे ट्रांसफर होगा? इंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी के जरिए। इंडोर्समेंट का मतलब साइन करना। दो टाइप्स इंडोर्समेंट की कौन सी है? ब्लैंक और फुल। ब्लैंक का इंपैक्ट क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट बेयरर हो जाता है, उसमें सिर्फ नाम लिखा होता है। फुल इंडोर्समेंट में क्या होता है? साइन प्लस नेम होता है। एसेंशियल्स क्या है? साइन होना चाहिए, डिलीवरी होनी चाहिए, एंटायर अमाउंट हो, सिंगल इंडोर्सी को हो, और एंटायर इंस्ट्रूमेंट की हो। बिल्कुल ठीक। लायबिलिटी क्या है? हर इंडोर्सर सब्सिक्वेंट इंडोर्सर को लायबल है, सब्सिक्वेंट पार्टी को। और होल्डर की लायबिलिटी होगी कि होल्डर का राइट होगा? होल्डर राइट होगा कि वो प्रीवियसली यानी पार्टी से रिसीव कर सकता है। अब चलते हैं हम तीनों वन बाय वन तीनों इंस्ट्रूमेंट्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। तीनों इंस्ट्रूमेंट से क्या मुराद है? प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। और इसमें ध्यान में रखिएगा खास तौर पे प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज आपने दो तरह से इसको तैयार करना है। एक ये कि अगर आपको कहे कि 10,000 का प्रॉमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज बनाओ तो आप बना। चेक बनाने को नहीं कहेगा प्रोबेबली, आज तक नहीं कहा उसने, क्योंकि वो प्री प्रिंटेड होता है। लेकिन मेरा ख्याल है अगर आपसे कहा जाए तो आप उसको भी बना सकते हैं। एक तो ये कि अगर आपसे कहे कि मुझे ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बना के दो, तो आप इस काबिल हो कि उसको ड्राफ्ट स्पेसिमन बना के दे सके। और दूसरा आपने इस काबिल होना है कि अगर आपके सामने वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट रख दे तो पहचान सके कि ये प्रॉमिसरी नोट है, बिल ऑफ एक्सचेंज है कि चेक है। अगर उसके ऊपर बैंक का नाम लिखा होगा तो, और अगर उसमें दो पार्टीज होंगी तो, और अगर तीन होंगी तो बिल ऑफ एक्सचेंज है। ये फर्क याद रखेंगे। और अगर कहें इंस्ट्रूमेंट बनाओ ऐसा बनाओ कि उसमें तीन पार्टीज हो, और अगर कहें इंस्ट्रूमेंट बनाओ ऐसा कि उसमें तीसरी पार्टी इन्वॉल्व ना हो, प्रॉमिसरी नोट। तो आपसे दोनों तरह से क्वेश्चन पूछेगा। या तो आपसे कहेगा क्वेश्चन ये 10,000 का प्रॉमिसरी नोट बना दो, बिल ऑफ एक्सचेंज बना दो, या फॉर्मेट दे के कहेगा पहचानो ये क्या चीज़ है, पहचानो। और अगर पहचान पाओ तो फिर इसके एसेंशियल्स भी लिख देना। हमने कहा एसेंशियल, आइए अब एसेंशियल और डेफिनेशन। प्रॉमिसरी नोट की डेफिनेशन और एसेंशियल्स पढ़ेंगे और लायबिलिटी। फिर बिल ऑफ एक्सचेंज के डेफिनेशन और एसेंशियल्स पढ़ेंगे और लायबिलिटी। और फिर इन दोनों का डिफरेंस पढ़ेंगे। डिफरेंस वही बंदा बता सकेगा, वही स्टूडेंट जिसने एसेंशियल्स को ध्यान से पढ़ा होगा। और एसेंशियल्स उसी को समझ आएगा जिसने डेफिनेशन ध्यान से समझी होगी। आपको पता है डेफिनेशन से ही एसेंशियल निकला करते हैं। आधे से ज्यादा एसेंशियल्स और डेफिनेशन में होते हैं छुपे हुए। कह रहा है प्रॉमिसरी नोट क्या है? प्रॉमिसरी नोट क्या है? प्रॉमिस भाई वो रेड मार्कर है और देखिएगा इसका। प्रॉमिसरी नोट क्या है? प्रॉमिसरी नोट है एक रिटन डॉक्यूमेंट। वो तो जाहिर है हर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट रिटन होगा। ये तो वो फीचर है जो हर एक में कॉमन होगा। अनकंडीशनल, अनकंडीशनल है मतलब कोई कंडीशन साथ अटैच नहीं की जा सकती। जो उसके ऊपर टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हैं वही होंगी, वही होंगी। रिटन हो, अनकंडीशनल। अच्छा मुझे बताएं, अगर कोई कंडीशन है लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बना दी गई है और उस कंडीशन के बगैर कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं होगा,
इसको हम अनकंडीशनल कहते हैं कि कंडीशनल कहते हैं? अनकंडीशनल। ऑफरर, याद है पढ़ा था, ऑफरर कंडीशंस ऐड कर सकता है, जो ऑफरिंग या एक्सेप्टर है वो। तो अनकंडीशनल से मुराद यही है कि जो दूसरी पार्टी है वो कोई मजीद कंडीशन ऐड नहीं कर सकती। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट में अगर लिखा हुआ है प्रोमिसरी नोट पे 10 मार्च को पेबल होगा, तो उसका मतलब है ये एक वैलिड कंडीशन है। हालांकि ये भी एक तरह से कंडीशन है, या वो कि 10 मार्च को लाहौर में पेबल होगा, ये भी एक कंडीशन ऐड की गई, लेकिन ये वैलिड है। इसको हम कंडीशनल नहीं कहते, इसको हम कंडीशनल नहीं कहते। ठीक है, कंडीशनल उसको कहते हैं जब जिस बंदे ने अमाउंट पे करनी है वो इन चीजों के अलावा जो इंस्ट्रूमेंट के ऊपर लिखी इनके अलावा कोई एक्स्ट्रा कंडीशन ऐड करवाए। रिटर्न होना चाहिए प्रॉमिसरी नोट को, अनकंडीशनल होना चाहिए और प्रॉमिस होना चाहिए, ऑर्डर नहीं होना चाहिए। वादा, ऑर्डर नहीं। आई विल पे यू, ये है प्रॉमिस, या आई प्रॉमिस टू पे यू। मिस्टर बी पे टू मिस्टर सी, ऑर्डर है। तो प्रॉमिस में और ऑर्डर में फर्क, हाँ याद है आपको कुछ केस स्टडीज की थी जिसमें प्रॉमिस और ऑर्डर में फर्क करना होता था। प्लीज पे ₹20,000, मेक इट कन्वीनियंट टू पे ₹20,000, प्लीज ओब्लाइज मी बाय पेइंग ₹20,000 में फर्क याद आया? 3 लफ्ज लिखवाए थे ना, प्लीज ओब्लाइज कन्वीनियंट। अगर केले केले आए हम कहेंगे ठीक है, ये रिक्वेस्ट है, नहीं ये ऑर्डर हो, ये वैलिड है, ये वैलिड है। बहरहाल बिल ऑफ एक्सचेंज में इसको डिस्कस करता हूं मैं। तो प्रॉमिस होना चाहिए, ऑर्डर नहीं होना चाहिए। साइंड होना चाहिए, कौन साइन करे? मेकर। टू पे सर्टन सम ऑफ मनी, सर्टन सम ऑफ मनी। हाँ, एक है सर्टन, चले इसके 2 हिस्से कर लेते हैं। एक है सर्टन और एक है मनी ओनली। मनी के साथ शेयर फर्नीचर वगैरह नहीं होना चाहिए। और सर्टन का मतलब क्या? एग्जैक्ट अमाउंट कितनी, 10,000, 20,000, 30,000, ऐसा नहीं, जितने भी मुनासिब आपके अखराजात होंगे हम पे करेंगे। ये अमाउंट अनसर्टन हो गई। टू ए स्पेसिफाइड पर्सन और हिज ऑर्डर, वो पर्सन जिस स्पेसिफाई किया जाएगा कि इसको पैसे अदा करना है। भाई फर्क समझ आया? अच्छा, एसेंशियल, इट मस्ट बी इन राइटिंग, एग्री करते हैं रिटर्न होना चाहिए। उसने केस स्टडी में कहा था, उसने फोन करके कहा आई प्रॉमिस टू पे यू ₹20,000, वैलिड प्रॉमिसरी नोट है? नहीं है। और आपको बताया था ये एक कॉन्ट्रैक्ट तो हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आएगा, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में नहीं आएगा। कॉन्ट्रैक्ट ज़बानी कलामी हो सकता है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ज़बानी कलामी नहीं हो सकता। कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा था राइटिंग भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हमेशा इन राइटिंग होगा। अगली चीज, प्रॉमिस टू पे, वादा किया हो पे का, करने का। एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट नहीं होनी चाहिए। मैं आपका 10,000 रुपये का मकरूज हूं, एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट है, प्रॉमिस टू पे नहीं है। जो मैं आपको 1 महीने के बाद अदा करूंगा, अब प्रॉमिस टू पे है। तो प्रॉमिसरी नोट प्रॉमिस टू पे होना चाहिए, एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट नहीं होनी चाहिए। मैं आपका 20,000 का देनदार हूं, ले सकते हैं तो ले लें, प्रॉमिसरी नोट है? नहीं है, क्योंकि एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट तो है, प्रॉमिस टू पे नहीं है। ये दोनों कंसेप्ट क्लियर हुए? प्रॉमिस में राइटिंग होना चाहिए, प्रॉमिस टू पे, एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट नहीं होनी चाहिए। डेफिनेट एंड अनकंडीशनल होना चाहिए, कोई कंडीशन फर्दर ऐड नहीं करनी आपने, ठीक है। और इंस्ट्रूमेंट के ऊपर भी ऐसी कंडीशन ऐड नहीं करनी जो अनसर्टन हो। बारिश, शादी अनसर्टन है, लेकिन डेथ सर्टन। इंस्ट्रूमेंट जो पेएबल होगा आफ्टर डेथ ऑफ मिस्टर सी, वो वैलिड है। ये डेथ वाली एग्जांपल याद है ना? डेथ सर्टन है लेकिन मैरिज अनसर्टन है। साइंड बाय मेकर, जो लिख रहा है मेकर, उसके साइन होने चाहिए। दूसरी पार्टी का नाम क्या था? पेई, पेई के साइन नहीं होने चाहिए, पक्की बात है। साइंड बाय मेकर। सर्टन सम ऑफ मनी होनी चाहिए। अच्छा, अगर मैं कहूं 1 लाख रुपया पे करूंगा,
1 लाख रुपया पे करूंगा प्लस जो भी आपके नेसेसरी खर्चे हुए होंगे ऐड करके, कंटिजेंट एडिशन हो गया, अलाउड नहीं है। 1 लाख रुपया पे करूंगा आपकी कमीशन ऐड करके, आपकी कमीशन बताया नहीं कितनी है, नहीं मैंने अभी अल्फाज में कहा कमीशन कितनी होगी, नहीं 1 लाख रुपया उसमें से 20,000 खर्चा लेस करके, ये सर्टन है, हाँ 1 लाख में से 20 माइनस 80,000। और अगर को 1 लाख पे करूंगा आफ्टर डिडक्टिंग नेसेसरी एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस की अमाउंट नहीं बताई हुई, वैलिड निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। 1 लाख रुपया प्लस इंटरेस्ट, अगर नहीं मैंने सिर्फ इतना लिखा है विल पे यू 1 लाख रुपया प्लस इंटरेस्ट, परसेंटेज नहीं बताई। और अगर इंस्ट्रूमेंट है 3 महीने का और मैंने लिखा 1 लाख रुपया प्लस इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, क्योंकि आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ये एग्जाम में समझ लेंगे ना ये कहाँ पे अमाउंट सर्टन है कहाँ पे नहीं है। आपको पता है ना हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी एग्जांपल पढ़ी थी, बाज़ औक़ात बज़ाहिर चीज़ें सर्टन नहीं होती लेकिन वो कैपेबल ऑफ बीइंग सर्टन होती है। आई विल सेल दिस प्रोडक्ट टू यू एट ए प्राइस टू बी डिटरमिन्ड बाय सी, एट ए प्राइस टू बी डिटरमिन्ड बाय सी, तो वो सर्टन होता है कि अनसर्टन, सर्टन। पार्टी सर्टन होनी चाहिए जो उसके ऊपर लिखी हो, ठीक है, पार्टी सर्टन होनी चाहिए। मेकर ही पे ही है, सर नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। प्रॉमिस टू पे मनी ओनली, आई विल पे यू ₹100,000 प्लस शेयर्स ऑफ कंपनी ए, पैसों के अलावा कोई भी चीज होगी वैलिड प्रॉमिसरी नोट या निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा। और ये स्टेट बैंक ने जो प्रोविजन ऐड करवाई हुई है, प्रॉमिसरी नोट पेबल टू बेरर नहीं है। ये बताया था ना निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में ये लाइन नहीं है, ये स्टेट बैंक ने बाद में ऐड करवाई है कि इंस्ट्रूमेंट पेबल टू बेरर। भाई ये समझ आए, लायबिलिटीज क्या है, किसकी जिम्मेदारी है, मेकर इज लायबल टू पे द अमाउंट, अगर वो ड्यू डेट पे डिफॉल्ट करे पे डैमेजेस, को समझ आई। अब आपने उधर नहीं जाना, अब आपके लिए एक चैलेंज है, अगर कंसेप्ट समझ आ गया तो आप ये चैलेंज सॉल्व कर पाएंगे, वरना फारिग है। इस कंसेप्ट को सामने रखते हुए आप मुझे बिल ऑफ एक्सचेंज समझा सकते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन पहले बताएं। इट इज ए रिटन अनकंडीशनल ऑर्डर साइंड बाय ड्रॉअर एंड ड्रॉई टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी टू स्पेसिफाइड पर्सन और हिज ऑर्डर। अच्छा बताइए, अगर समझ आई तो एसेंशियल बताइए। इट मस्ट बी इन राइटिंग, उधर आएगा, बिल ऑफ एक्सचेंज में आएगा। प्रॉमिस टू पे नहीं है, क्या आएगा, ऑर्डर टू पे, नॉट जस्ट एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट, ठीक है, ऑर्डर टू पे। अच्छा डेफिनेट एंड अनकंडीशनल, ये डेथ वाला पॉइंट, डेथ वाला पॉइंट आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि वो भी डेथ के साथ किया जा सकता है। साइंड बाय ड्रॉअर एंड ड्रॉई, शाबाश। सर्टेन सम ऑफ मनी आएगा, नो कंटिंजेंट एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये आएगा कि नहीं, ये प्रॉमिसरी नोट में भी है, बिल ऑफ एक्सचेंज। सर्टेन पार्टीज प्रॉमिस टू पे मनी ओनली, ना 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 ना, ऑर्डर टू पे मनी ओनली, ऑर्डर टू पे मनी ओनली, नॉट पेबल टू बेरर। हाँ ऑन डिमांड का वर्ड ऐड होता है कि ये पेबल टू बेरर है ही नहीं, वो पेबल टू बेरर है लेकिन ऑन डिमांड नहीं, टाइम। और आपको पता है टाइम क्यों लेते हैं हम भला, इंक्वायरी करने के लिए, क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज को इंक्वायरी के बगैर पेमेंट नहीं। अच्छा लाइबिलिटीज होगी क्या, लाइबिलिटीज, अच्छा ड्रॉअर की लाइबिलिटी क्या होगी, ड्राई के एक्सेप्ट करने से पहले पहले वो लायबल है, और ड्राई की लाइबिलिटी कब होगी, एक्सेप्ट कर लेगा। ड्यू डेट पे डिसऑनर हो जाए तो बताइए होल्डर ड्राई के खिलाफ एक्शन लेगा कि ड्रॉअर के खिलाफ भी ले सकता है, किसी के खिलाफ भी ले सकता, लेकिन ड्रॉअर की लाइबिलिटी सेकेंडरी है, प्राइमरी लाइबिलिटी। पहले वो ड्राई के पास भागा जाएगा, उससे पैसे मांगेगा, अगर उसने पैसे नहीं दिए फिर वो डिसाइड करेगा मैंने ड्राई के खिलाफ एक्शन लेना है, क्योंकि दोनों ने साइन किए हुए हैं। ड्रॉअर की हैसियत एक गारंटर की तरह होती है, तो जिससे अगर प्राइमरी पार्टी पेमेंट ना करे गारंटर को पकड़ लेते हैं ना जो गारंटी दे रहा, तो ड्रॉअर को भी पकड़ ले।
चलिए अब हम देखते हैं कि आपने ये सही कंसेप्ट मुझे बताया कि नहीं बताया। जो कंसेप्ट आपने सिखाया है कि प्रॉमिसरी नोट से बिल ऑफ एक्सचेंज का टॉपिक कैसे कवर करना है, देखते हैं। इट इज ए रिटर्न बिल ऑफ एक्सचेंज, हाँ ये ठीक है। अनकंडीशनल, ये भी ठीक है। ऑर्डर है, प्रॉमिस नहीं है, ये भी ठीक है। साइंड बाय ड्रॉर एंड ड्राइव, ये भी ठीक है। मेकर टू पे सर्टन सम ऑफ मनी टू सर्टन पार्टी, ये भी ठीक है। आगे नहीं उसने लिखा हुआ, आप लिख सकते हैं आर ऑन ऑर्डर, हो सकता है ना। बिल ऑफ एक्सचेंज बेरर हो सकता है, बेरर, हाँ तो बेरर हो सकता है, ऑन डिमांड होगा। और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है। प्रॉमिसरी नोट सिर्फ ऑर्डर होगा, बेरर नहीं होगा। एसेंशियल एलिमेंट, इट मस्ट बी इन राइटिंग, ठीक बताया। ऑर्डर टू पे, नॉट प्रॉमिस टू पे। अच्छा, ऑर्डर टू पे और प्रॉमिस टू पे। अच्छा, मिस्टर बी पे टू मिस्टर सी रुपीज 1000। मिस्टर बी प्लीज पे टू मिस्टर सी 1000। नहीं, प्लीज का वर्ड आ गया है, पोलाइट है। मिस्टर बी प्लीज ओब्लाइज मी बाय पेइंग रुपीज 20,000 एट योर कन्वीनियंस। प्लीज ओब्लाइज मी बाय, ये रिक्वेस्ट हो गया, ये रिक्वेस्ट हो गया। 3 अल्फाज बताए थे ना, कौन कौन से? प्लीज, ओब्लाइज, कन्वीनियंट। डेफिनेट एंड अनकंडीशनल होना चाहिए। मैरिज कंडीशनल क्या अनकंडीशनल? मैरिज के साथ लिंक कर दिया जाए, वैलिड है कि वॉइड है? वॉइड। और अगर डेथ के साथ लिंक कर दिया जाए, क्योंकि लॉ कहता है डेथ सर्टन है, मैरिज सर्टन नहीं है। साइंड बाय कौन कौन? ड्रॉर भी, ड्राइव भी। सर्टन सम ऑफ मनी होनी चाहिए, सर्टन सम ऑफ मनी। कंटिंजेंट एडिशन और डिडक्शन नहीं होनी चाहिए। रीजनेबल के अल्फाज, नेसेसरी वगैरह, कंटिंजेंट, एग्जैक्ट अमाउंट बताओ। और इंटरेस्ट, अगर रेट मेंशन है तो फिर सर्टन है, रेट मेंशन नहीं है तो सर्टन नहीं। पार्टी सर्टन होनी चाहिए। ड्रॉर कौन है, ड्राई कौन है, और पेई कौन है? अब वो क्या था कंसेप्ट, पेबल टू, वो नीलम परी वाला, वो क्या बिल ऑफ एक्सचेंज में फिक्टिशियस पर्सन को पेबल हो तो क्या रूल होता है? वो बेरर बन जाता है। अच्छा मुझे बताइए एक फर्क, प्रॉमिसर खुद, सॉरी मेकर खुद पेई हो सकता है? नहीं हो सकता। मेकर खुद पेई नहीं हो सकता, वो इंस्ट्रूमेंट वाइड है। लेकिन अगर इसको एंडोर्स कर दिया तो वैलिड है, क्योंकि फिर पेई कोई और हो जाता है। क्या बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉर पेई हो सकता है? ड्रॉर पेई हो सकता है, क्योंकि ये चेक भी एक बिल ऑफ एक्सचेंज की एग्जांपल है, और ड्रॉर खुद भी पेई हो सकता है। बैंक चले जाए अपने पैसे निकलवाने के लिए, तो बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉर पेई, तो ये कह रहा है पार्टी सर्टन होनी चाहिए। ऑर्डर टू पे मनी ओनली, कोई शेयर फर्नीचर वगैरह नहीं, और नॉट पेबल टू बेरर। तो आपने एसेंशियल तो सारे मुझे ठीक बता दिए, लेकिन अब लायबिलिटी पता नहीं ठीक बताई कि नहीं आपने। लायबिलिटी ऑफ ड्रॉर, ड्रॉर जो लिख रहा है इसकी लायबिलिटी कब तक है? अनटिल ड्रॉई एक्सेप्ट। और जब ड्रॉई ने एक्सेप्ट कर लिया तो फिर उसके बाद ड्रॉई लायबल है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि ड्रॉई ने एक्सेप्ट कर लिया, ड्रॉ सुकून की नींद सो जाए। हम गारंटर है तो वो दुआ करेगा कि ड्रॉई अपनी लायबिलिटी पूरी कर ले। अगर ड्रॉई ने अपनी लायबिलिटी पूरी नहीं की, ड्रॉर की शामत आ जाएगी। बात यहां तक क्लियर? अच्छा अब बताइए डिफरेंस बिटवीन प्रॉमिसरी नोट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज। डिफरेंस बिटवीन, अच्छा ये दो डिफरेंसेस हैं, ये मैं भी करवाऊंगा, ये चेक के का टॉपिक कवर करवाने के बाद इस पे आऊंगा। लेकिन अगर आपने अच्छे तरीके से प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज का टॉपिक पढ़ा है तो आप ये डिफरेंस बता। अब ये डिफरेंस मैं नहीं बताऊंगा, आप बताएंगे डिफरेंस। नंबर ऑफ पार्टीज प्रॉमिसरी नोट में, बिल ऑफ एक्सचेंज में प्राइमरी पार्टी 3 होती है, बाद में एंडोर्समेंट होती जाए तो जितनी मर्जी उससे लेना देना नहीं मारा। ये क्लियर हो गया आपका, ओके 1 नंबर मिल गया आपको। नेचर प्रॉमिसरी नोट की नेचर प्रॉमिस टू पे है, और बिल ऑफ एक्सचेंज की 2 नंबर हो गया आपके।
आपने कम से कम 5 नंबर लेने हैं। एक्सेप्टेंस, प्रोमिसरी नोट में एक्सेप्टेंस की जरूरत, बिल ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्टेंस की जरूरत है, शाबाश 3 नंबर हो गए। नेचर ऑफ लायबिलिटी, मेकर प्राइमरी पार्टी है लायबल, जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉअर सेकेंडरी पार्टी, यानी वो अगर ड्राइव डिफॉल्ट करेगा तो उसकी लायबिलिटी होगी, वरना लायबिलिटी नहीं होगी। 4 पेएबल टू सर्टन पार्टी, तो वो भी पेएबल टू सर्टन पार्टी था। इसका मतलब है फर्क ये नहीं है सर्टन पार्टी का, इसको यूं कर लें, नॉट पेएबल टू। अब बताएं, प्रोमिसरी नोट नॉट पेएबल टू बेरर है, और बिल ऑफ एक्सचेंज पेएबल टू बेरर है, बट ऑन टाइम, ऑन टाइम। भाई ये बात समझ आए? चले, हाँ नहीं ये आधा ये मैंने हिंट दिया तो आपने बताया ये, हाँ इसको छोड़े, इस पे आपको नंबर नहीं मिला। मेकर एज पेई, प्रोमिसरी नोट में मेकर पेई नहीं हो सकता, बिल ऑफ एक्सचेंज में, अच्छा एक मिनट हरिए, आपने बताना है स्टेटमेंट ठीक है गलत। प्रोमिसरी नोट में मेकर पेई नहीं हो सकता, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में मेकर पेई हो सकता है, गलत। बिल ऑफ एक्सचेंज में तो मेकर होता ही नहीं कोई, ड्रॉअर, हाँ खा के मार, टर्म्स का ध्यान रखना है, हाँ कंसेप्ट, ड्रॉअर पेई नहीं हो सकता। बहरहाल ये आपका ठीक माना जाता है। नोटिस ऑफ डिसऑनर, प्रोमिसरी नोट डिसऑनर हो गया, मेकर को बताना है, वो कहेगा भाई मैंने खुद ही इनकार किया, मुझे ही बता रहे हो डिसऑनर हो गया। लेकिन अगर बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हो जाए तो ड्रॉई ने इनकार किया है तो ड्रॉअर को बताना जरूरी है। चले 5 आ गए, बिल्कुल ठीक है, चले इसमें आप पास हो गए। तो प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब अगर वो आपसे कुछ 8-10 स्टेटमेंट्स दे आपको एग्जाम में और कहे बताओ ये वैलिड प्रोमिसरी नोट या वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज है कि नहीं, तो आप अंदाज़ा लगा लेंगे उसमें कोई ना कोई एसेंशियल्स उसने गड़बड़ किया होगा। कभी कहेगा टेलीफोन पे ऑर्डर दिया जा रहा है, कभी कहेगा रिक्वेस्ट है प्लीज़ ओब्लाइज वगैरह, कभी कहेगा कि उसने मैरिज के साथ या डेथ के साथ लिंक कर दिया है, कभी कहेगा साइन नहीं किया, कभी कहेगा कि उसमें अमाउंट जो है वो कंटिजेंट ऐड या लेस हो रही है वगैरह वगैरह, कोई ना कोई एसेंशियल मिसिंग होगा। तो आप पहचान लेंगे कि इस लाइन में कोई एसेंशियल वायलेट हो रहा है कि नहीं। अगर कोई एक एसेंशियल भी वायलेट हो रहा है तो वो वैलिड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। अच्छा एक चीज ध्यान में रखिएगा केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सारे एसेंशियल्स पूरे हों तो वैलिड इंस्ट्रूमेंट बनता है। अगर स्टेटमेंट में एक भी एसेंशियल वायलेट हुआ तो वो वैलिड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अब होता क्या है असल में कि वो कहता है 1 2 3 4 ये चारों एसेंशियल्स पूरे हो रहे हैं, 5वां पूरा नहीं हो रहा, वैलिड के इनवैलिड? अच्छा सारे के सारे पूरे हो रहे हैं। अब सुनिएगा जिसके ऊपर अक्सर स्टूडेंट का एतराज होता है, 4 का जिक्र किया, चारों पूरे हो रहे हैं, बाकी 4 का जिक्र ही नहीं किया। हाँ आपने इफ करके कहना ठीक है। 2 चीजों का फर्क, एक है स्पेसिफिकली क्वेश्चन में निगेट कर दे कि वायलेशन हो रही है, एक है साइलेंट रहे। साइलेंट का मतलब है जिस चीज के बारे में साइलेंट है वो ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में उसने 4 एसेंशियल्स का जिक्र किया किसी सेंटेंस में, आपने बाकियों के बारे में अज्यूम करना है पूरे हो रहे हैं, इन्हीं 4 का एनालिसिस करना है, इनकी वायलेशन तो नहीं हो रही। भाई ये बात समझ आ रही है? तो स्टूडेंट आके कहते हैं सर वो 5वां छठा तो उसने सर्टन सम ऑफ मनी का तो उसने जिक्र ही नहीं किया था, तो नहीं जिक्र किया था इसका मतलब वो ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर वो जिक्र करे और कहे एट रीजनेबल प्राइस, रीजनेबल अमाउंट, इसका मतलब है कि उसने सर्टन सम ऑफ मनी का एलिमेंट इंक्लूड किया है और वो वायलेट कर रहा है। ये बात समझ आई? जो समझाना चाह रहा था समझ आई कि नहीं आई? फिर से तसल्ली हो जाए मेरी, सारे एसेंशियल जिक्र किया उसने, कोई केस स्टडी में पूरे हो रहे हैं, सारे एसेंशियल जिक्र किया उसमें से एक वायलेट हो रहा है, कुछ का जिक्र किया कुछ का जिक्र नहीं किया, जिनका जिक्र किया वो सारे पूरे हो रहे हैं, वैलिड। इफ करके, इफ करें ना वैलिड। कुछ का जिक्र किया कुछ का नहीं किया, जिनका जिक्र किया उनमें से एक ही वायलेशन हो रही है तो वाइड।
यानी साइलेंट रहना का मतलब कुछ हो रहा है और क्लियरली वायलेट करवा देना इसका मतलब कुछ हो रहा है। ये बात समझ आई आप? चलिए अब हम क्या पढ़ना है हमने? चेक। चेक क्या है? चेक तो आप सब उससे आप वाकफियत होगी ही आपकी। चेक, और चेक क्या है? ए चेक इज ए बिल ऑफ एक्सचेंज। कह रहा है चेक इज ए बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल्कुल बिल ऑफ एक्सचेंज है, लेकिन ये ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज है जो ड्रॉ किया जाता है किसी स्पेसिफाइड बैंकर के ऊपर जिसका नाम चेक के ऊपर लिखा होता है। इसमें ड्राई हमेशा बैंकर होगा, बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्राई कोई भी हो सकता है, चेक में ड्राई हमेशा, और ये हमेशा पेएबल ऑन डिमांड, टाइम इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा। बैंक कभी ये नहीं कहेगा चेक आज दे जाओ, पेमेंट 2 दिन बाद ले जाना, उसी वक्त आपको पैसे देगा। क्लियरिंग वाला प्रोसेस वो टाइम इंस्ट्रूमेंट नहीं बनता। वो बैंक कहता है ठीक है, लेकिन जिस बंदे से पैसे लेने हैं उस तक जाते जाते 2 दिन लगेंगे मुझे। बैंक क्लियरिंग का मतलब ये है कि आप बैंक को कह रहे हैं कि मेरे बिहाफ पे तीसरे बंदे से पैसे लो, तो बैंक उसके पैसे आपको फौरी थोड़ी दे सकता है। हो सकता है तीसरे बंदा आपको पैसे देने के लिए पाबंद हो सकता है रिफ्यूज कर दे। वो टाइम इंस्ट्रूमेंट नहीं होता। क्लियरिंग में जो चेक जाता है वो टाइम इंस्ट्रूमेंट नहीं, वो कलेक्शन पीरियड जो है वो चूंकि पार्टी डिफरेंट है तो इसलिए उसमें ऐड होता है। ये हमेशा पेएबल ऑन डिमांड होगा। एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स बताते जाइए, राइटिंग में होना चाहिए। एग्री करते हैं? ऑर्डर है, नॉट रिक्वेस्ट, क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज की टाइप है, प्रोमिसरी नोट की टाइप थोड़ा ही है। इट मस्ट बी डेफिनेट एंड अनकंडीशनल, ठीक है। इट मस्ट बी साइंड बाय ड्रॉर, पार्टीज मस्ट बी सर्टन, अमाउंट शुड बी सर्टन। वही रूल लगेंगे जो पहले पढ़े बिल ऑफ एक्सचेंज के। मनी ओनली, ऑलवेज ड्राफ्ट ऑन स्पेसिफाइड बैंकर, ऑलवेज पेएबल ऑन डिमांड ओनली। क्लियर? अब क्या करना है? क्रॉसिंग क्या होती है? काउंटर पे कैश डालते हैं। ये चेक है HBL, डेट, पे और बेरर, ये डेट है, ये अमाउंट, साइन, सिंपल। अब मैं क्रॉसिंग करने लगा हूं, नहीं ये क्रॉस नहीं है, ये कैंसलेशन है, ये क्रॉस नहीं है, ये है कैंसल। ये नहीं करना, ये नहीं करना, हाँ, वरना आई क्या भी यही कर देगा। ये है कैंसलेशन, और ये भी कैंसलेशन है। क्रॉसिंग क्या होती है? 2 पैरेलल लाइंस ऑन टॉप लेफ्ट कॉर्नर, टॉप सेंटर नहीं, सेंटर का मतलब कैंसल, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे 2 लाइंस, ये है क्रॉस। और इसे कहते हैं जनरल क्रॉसिंग, क्योंकि क्रॉसिंग के डिफरेंट टाइप्स हैं, इसे कहते हैं जनरल क्रॉसिंग। जनरल क्रॉसिंग का इफेक्ट क्या होता है? अब ये पेमेंट आप अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं, कैश में नहीं ले सकते। अब ये बैंक अकाउंट में ट्रांसफर, इसका फायदा क्या होता है? पेई आइडेंटिफाई करना आसान है। बेरर चेक हो ना, तो कोई भी बैंक से पेमेंट लेके निकल जाएगा, आप ढूंढते रहेंगे इसको, उसका आता पता, CCTV कैमरा निकलाओ, इस शक्ल का बंदा, इश्तेहार दिखाओ, कहाँ पे रहता है ढूंढो, मसले। लेकिन अगर क्रॉस चेक किसी ने अपने अकाउंट में इंटाइटल नहीं था, अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लिया, तो अब उसको लोकेट करना आसान हो जाता है। उसका बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट में पैसे क्या है, बैंक अकाउंट खुला होगा तो सारा उसने अपना एड्रेस, ID कार्ड की कॉपी दी होगी, वहां से उसके घर पहुंच सकते हैं। तो इसीलिए क्रॉस चेक की पेमेंट हमेशा सिक्योर, सेफ समझी जाती है कंपैरेटिवली बेरियर की बजाय। छोटी मोटी अमाउंट जो हो वो बेरियर चेक दे दिया जाता है, लेकिन बड़ी अमाउंट हमेशा क्रॉस चेक के जरिए से, ठीक। लेकिन क्रॉस चेक में भी एक मसला होता है वैसे, जिसकी वजह से एक और इंस्ट्रूमेंट इजाद हुआ है। मसला क्या होता है? मैंने इन भाईजान को 10 करोड़ का चेक दे दिया और मेरे अकाउंट में पैसे ही नहीं है। बाद कुछ पार्टी ऐसी कर दी, इससे प्रॉपर्टी खरीदी ना, तो प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट इसने मुझे ट्रांसफर कर दिया, मैंने चेक के जरिए से पेमेंट की, और बाद में चेक डिसऑनर हो गया, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट भी मेरे नाम पे ट्रांसफर हो गए हैं, मैं वो आगे बेच के तो निकल गया फौरी, मैंने भी आगे दस्ती बेच दी प्रॉपर्टी और निकल गया। अब इनके साथ फ्रॉड हो गया। इसीलिए जो बड़ी डीलिंग होती है ना, याद रखिएगा हमेशा, उनमें चेक के जरिए से नहीं, बैंक ड्राफ्ट के जरिए से। बैंक ड्राफ्ट, हाँ, बैंक ड्राफ्ट में फ़र्क क्या है? वो भी चेक की तरह, उसमें पैसे पहले अदा हो जाते हैं,
और बैंक की जिम्मेदारी होती है। फिर बैंक कहता है पैसे मेरे पास आ गए हैं, ये पैसे अब आपको कंफर्म मिलेंगे। बहरहाल वापस चेक की तरफ आते हैं। जनरल क्रॉसिंग समझ आ गया? जनरल क्रॉसिंग टॉप लेफ्ट कॉर्नर टू पैरेलल लाइंस, इनमें आप सम टाइम बैंक लिखे या ना लिखे, सब फर्क नहीं पड़ता। एंड कंपनी, एंड बैंक नहीं, एंड कंपनी, एंड बैंक नहीं, एंड कंपनी, एंड बैंक नहीं, क्योंकि अगर बैंक का नाम लिखा जाए वो तो स्पेशल क्रॉसिंग हो जाती है। देखा, एक लफ्ज से हमारा इंस्ट्रूमेंट जनरल से स्पेशल क्रॉसिंग में बन गया, एक लफ्ज के चेंज होने से। वो लफ्ज क्या है? कंपनी के बैंक का नाम। कंपनी लिखा है कि बैंक का नाम, तो हमने एंड कंपनी लिखे या ना लिखे, इससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक, अगर लिखा गया है अकाउंट पे ही, अकाउंट पे का मतलब क्या है? अच्छा, अकाउंट पे ही और अकाउंट पे ही ओनली एक ही बात है, ये ज़हन में रखिएगा। इसका मतलब ये हुआ अब जिसका नाम लिखा हुआ है सिर्फ उसी को पैसे मिलेंगे, इसके अलावा और किसी को। अकाउंट पे या अकाउंट पे ही ओनली कौन सी क्रॉसिंग है? ये क्या रिस्ट्रिक्ट करती है? इसका नाम रिस्ट्रिक्टिव क्यों पड़ा? क्या रिस्ट्रिक्ट करती है? ये ट्रांसफरेबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट करती है। अब इंस्ट्रूमेंट फर्दर ट्रांसफर, और अब ये वाला चेक जो कि अकाउंट पे ही है, ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन से ही निकल गया, फर्दर निगोशिएट नहीं हो सकता। भैया बात समझ आई? लेकिन मेरी समझ में नहीं आई। मैं तो ये समझता हूं कि जिस चेक के ऊपर नॉट निगोशिएबल लिखा हो ना, वो फर्दर निगोशिएट नहीं हो सकता। रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग का मतलब है कि सिर्फ जिसका चेक है वो ही निगोशिएट कर सकता। मेरा ये कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट मेरा सही है? एक मिनट, अरे आप ये कहना चाहते हैं कि जो जिस चेक के ऊपर नॉट निगोशिएबल लिखा है वो फर्दर निगोशिएट हो सकता है? आप ये कहना चाहते, तो फिर नॉट निगोशिएबल का मतलब क्या होता है? कि जिसका डिफेक्टिव टाइटल है वो आगे गुड टाइटल ट्रांसफर नहीं कर सकता। जिसका डिफेक्टिव टाइटल है वो आगे गुड ट्रांसफर टाइटल, चेक इज स्टिल ट्रांसफरेबल या निगोशिएबल, लेकिन होल्डर ऑफ डिफेक्टिव टाइटल कैन नॉट ट्रांसफर गुड टाइटल। लेकिन एक मिनट है, कंसेप्ट से कंसेप्ट लिंक हुआ। इसका मतलब यह है कि अगर नॉट निगोशिएबल ना लिखा हो तो होल्डर विद डिफेक्टिव टाइटल कैन ट्रांसफर गुड टाइटल। आप ये मुझे समझा रहे हैं कि सर अगर नॉट निगोशिएबल लिखा होगा ना तो निगोशिएबल है, लेकिन डिफेक्टिव टाइटल गुड टाइटल ट्रांसफर नहीं कर सकता। तो अगर नॉट निगोशिएबल नहीं लिखा हुआ तो फिर डिफेक्टिव टाइटल गुड टाइटल ट्रांसफर कर सकते। हाँ, शर्त क्या है? कि ट्रांसफरी इन गुड फेथ फॉर कंसिडरेशन है। चोर ने अपने भतीजे को इंस्ट्रूमेंट गिफ्ट किया, उसके ऊपर कुछ भी नॉट निगोशिएबल नहीं लिखा हुआ। हाँ, कंसिडरेशन नहीं है। क्या वो होल्डर, भतीजा होल्डर इन ड्यू कोर्स बना? नहीं बना। चोर ने फर्नीचर खरीदा और खरीदने वाले को पता है ये चोर है? अभी नहीं। और चोर ने फर्नीचर खरीदा और दुकानदार को इंस्ट्रूमेंट दिया, दुकानदार ने इन गुड फेथ फॉर कंसिडरेशन लिया। दुकानदार होल्डर इन ड्यू कोर्स है। चोर ने दुकानदार को निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर लिखा हुआ था नॉट निगोशिएबल। दुकानदार ने इन गुड फेथ फॉर कंसिडरेशन लिया, दुकानदार स्टिल होल्डर है। ट्विस्ट नहीं ना समझ आए कहानी में? तो नॉट निगोशिएबल का मतलब क्या है? वो स्टिल निगोशिएबल है, लेकिन होल्डर ऑफ डिफेक्टिव टाइटल कैन नॉट ट्रांसफर गुड इन एनी केस, किसी भी केस में नहीं कर सकता। अगर नॉट निगोशिएबल लिखा होता, ना लिखा होता, फिर एक केस में कर सकता था, इन गुड फेथ फॉर। अब तो नॉट निगोशिएबल अगर लिखा हुआ है ना, अब तो इन गुड फेथ फॉर कंसिडरेशन भी नहीं कर सकता। तो इसका मतलब है नॉट निगोशिएबल में और रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग में फर्क है। क्या फर्क है? रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग निगोशिएबल है ही नहीं। वो जो नॉट निगोशिएबल से हमारा कंसेप्ट में बैठता है ना, वो असल में नॉट निगोशिएबल नहीं, रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग का है। इसीलिए आई कैप इनमें घुमाता है, उसे पता होता है। जिसने सरसरी लॉ पढ़ा है ना, वो
जो इसकी इंटरप्रिटेशन है वो इधर फिट करेगा, इसकी इधर फिट करेगा। तो रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग से फर्दर निगोशिएबल नहीं रहता इंस्ट्रूमेंट, लेकिन नॉट निगोशिएबल लिखा हो तो फिर फर्दर रहता है। तो रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग में और नॉट निगोशिएबल में फर्क समझ आया? अच्छा, जनरल क्रॉसिंग और स्पेशल क्रॉसिंग में फर्क समझ आया? जनरल क्रॉसिंग एंड कंपनी, और अगर किसी बैंक लिखा हो स्पेशल क्रॉसिंग। स्पेशल क्रॉसिंग का मतलब क्या है कि अब स्टेट बैंक से क्लियरेंस के लिए वही बैंक पेमेंट ले सकता है जिसका नाम लिखा हुआ है। आपको ना बैंक क्लियरेंस के लिए जाते हैं, क्लियरेंस का प्रोसेस समझाया था। तो स्पेशल क्रॉसिंग में किसी बैंक का नाम लिखा होता है, और इसका इफेक्ट क्या है? अब जिस बैंक का नाम लिखा है वही बैंक जाके कलेक्शन ले सकता है उस बैंक से जिसका चेक है। स्पेशल क्रॉसिंग समझ आ गई? स्पेशल, हाँ, इसमें भी एक ट्विस्ट है। स्पेशल क्रॉसिंग ट्वाइस हो सकती है। स्पेशल क्रॉसिंग सिर्फ एक दफा होगी, 2 दफा नहीं होगी। एक एक्सेप्शन है, अगर बैंक अपने एजेंट को फॉर कलेक्शन स्पेशल क्रॉसिंग ट्वाइस कर सकता है। क्या एक इंस्ट्रूमेंट की स्पेशल क्रॉसिंग ट्वाइस हो सकती है? यस, प्रोवाइडेड टू एजेंट फॉर कलेक्शन। ये क्रॉसिंग समझ आ गई सारी? जनरल भी, रिस्ट्रिक्टिव भी, स्पेशल भी, नॉट निगोशिएबल भी। क्रॉसिंग ऑफ चेक आफ्टर इशू, चेक इशू हो गया। एक तो ये है ना कि मैं चेक काटते हुए क्रॉसिंग कर दूं, उस वक्त भी कर सकता हूं। एक है चेक मैंने इन भाईजान को दे दिया, क्या ये भाईजान उसके बाद अब क्रॉसिंग कर सकते हैं? क्रॉसिंग कर सकते हैं। ये मटेरियल अल्टरेशन तो नहीं समझी जाएगी, क्रॉसिंग कर सकते हैं। अब भाई कितनी तरह की क्रॉसिंग कर सकते हैं आप? अगर चेक अनक्रॉस्ड है तो जनरल क्रॉसिंग कर सकते हैं, और जनरल क्रॉसिंग है तो रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग कर सकते हैं, और अगर अनक्रॉस्ड है, जनरल क्रॉस है तो स्पेशल क्रॉसिंग भी कर। ये भाई स्पेशल क्रॉसिंग कर सकता है? स्पेशल क्रॉसिंग सिर्फ बैंक ही नहीं करता, होल्डर भी कर सकता है, बैंक भी कर सकता है। तो ये भाईजान जनरल क्रॉसिंग भी कर सकते हैं। रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग तो खैर छोड़ दे, उसको लिखने की जरूरत नहीं। जनरल क्रॉसिंग भी कर सकते हैं, स्पेशल क्रॉसिंग भी कर सकते हैं, नॉट निगोशिएबल का वर्ड भी लिख सकते हैं। इफ ए चेक इज अनक्रॉस्ड, holder can cross it generally. If a check is uncrossed or generally crossed, holder can cross it specially. If a check is generally or specially crossed, holder can add words not negotiable. बैंक कर सकता है निगोशिएशन, सॉरी बैंक क्रॉसिंग कर सकता है। कौन से? स्पेशल क्रॉसिंग एक कर सकता है, लेकिन उसको 2 दफा भी कर सकता है। स्पेशल क्रॉसिंग करेगा सिर्फ, लेकिन स्पेशल क्रॉसिंग अगेन भी कर सकता है, प्रोवाइडेड टू एजेंट नहीं, टू एजेंट फॉर कलेक्शन, टू एजेंट फॉर कलेक्शन, टू एजेंट फॉर कलेक्शन। भाई ये क्रॉसिंग हो गई क्लियर। अब चलते हैं क्या, रूल्स रिगार्डिंग टू पेमेंट ऑफ चेक। अच्छा, ये पेमेंट ऑफ चेक के रूल्स क्या है? ये रूल्स असल में ईजाद हुए हैं जब गड़बड़ हो जाती है। ये सारे रूल्स कब होंगे? जब होगी गड़बड़, हेरा फेरी, एक का चेक दूसरे को मिल गया। ये जब एक का चेक उसकी बजाय, मेरी सैलरी का चेक मेरी बजाय इन भाईजान के अकाउंट में चला गया, तो जिम्मेदार कौन है? मैं काहे का जिम्मेदार? मैंने तो बैंक को चेक दिया था, ये बैंक जिम्मेदार लगता है। अच्छा, अब इसमें बैंक भी 2 हैं, एक है कलेक्टिंग बैंक, एक है पेइंग बैंक। मेरा मिजान बैंक का चेक था, इन्होंने फैसल बैंक में अकाउंट इनका था, इन्होंने अपने फैसल बैंक में जमा करवाया, फैसल बैंक ने चेक स्टेट बैंक के थ्रू मिजान बैंक को भेजा, मिजान बैंक ने ओके कर दिया। अब मैं सोच रहा हूं कि मेरा असल मुजरिम कौन है, ये भाई या के फैसल, कौन सा बैंक, फैसल बैंक या कि मिजान बैंक? मिजान भी हो सकता है, लेकिन बताया था ना चोर का साथी भी चोर होता है। तो चोर का जो बैंक है जिसने इसका साथ दिया वो भी तो चोर। इसमें जो इन भाईजान का बैंक है ना, फैसल बैंक, वो है कलेक्टिंग बैंक।
कलेक्टिंग बैंक, और जो मेरा बैंक जिसका मुझे चेक मिला पेइंग बैंक। तो पेइंग बैंक वो है जो पेमेंट करता है, कलेक्टिंग बैंक वो है जो पैसे कलेक्ट करता है ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। तो पहले तो मुझे ये बताया ये कलेक्टिंग बैंक और पेइंग बैंक की टर्म समझ आई? पेइंग बैंक और कलेक्टिंग बैंक की समझ आई? अब वो कह रहा है अच्छा असल में ना इसमें मसला शुरू में काफ़ी आया जिसकी वजह से लोग चेक की क्लियरेंस में बड़े मुख्तात हो गए और उन्होंने एक्स्ट्रा सिक्योरिटी मेजर्स बैंक्स ने लेना शुरू कर दिए कहीं लायबिलिटी हम पे ना आ जाए। तो जो चेक के ऊपर लोगों की रिलायंस थी ना वो फिर कम होती गई, लोग कैश के ऊपर। तो फिर स्टेट बैंक ने चेक्स को प्रमोट करने के लिए बैंक्स को प्रोटेक्शन दी। और आपको याद होगा आज से कोई 5-6 साल पहले शायद इससे 2-3 साल और एक प्रोविजन आई थी जिससे पहले चेक्स में ट्रांजैक्शन कम होती थी, इसके बाद चेक्स में ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा हो गई। वो प्रोविजन क्या था कि अगर किसी का चेक डिसऑनर हुआ ना तो उसकी सज़ा इसको फौरी तौर पे गिरफ्तार किया जाएगा जिसका चेक डिसऑनर हुआ है और इसको 3 साल तक की कैद होगी। इसके बाद लोगों का चेक के ऊपर एतबार बढ़ गया। क्यों बढ़ गया भला? अब उन्हें पता था पहले तो जो मर्जी अकाउंट में 10 रुपये आए तो 10 लाख का चेक इशू कर रहे होते थे लोग। अब उन्हें पता है कि मैं 10 रुपये और 10 लाख का चेक इशू किया ना और डिसऑनर हो गया तो 3 साल की कैद है। और ये सच में ऐसे होता है, चेक जो है ना उसको इजी नहीं आपने लेना कि मजाक में आपने किसी को चेक दे दिया। 3 साल तक अगर कैश ना हुआ 3 साल तक की कैद है, 3 साल तक की कैद। अच्छा तो इसीलिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हम बैंकिंग सिस्टम को प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन इसका ये मतलब ही नहीं कि वो 7 खून माफ हो जाएंगे उनको, नहीं। इसका मतलब यह है कि अगर बैंक के हाथों कोई गलती सरजद हो गई लेकिन अनजाने में वो खुद बेनिफिशियरी नहीं है तो उसको प्रोटेक्ट रखेंगे, यानी उसको कुछ नहीं, हालांकि उसे गलती ज़रूर हुई उसके थ्रू लेकिन उसका तो कोई वो अनजान था, मासूम था, इनोसेंट था। लेकिन अगर बैंक इन्वॉल्व हो ना फिर उसको प्रोटेक्शन नहीं है, फिर उसको पेनल्टी है। तो पहले उसने कहा पेइंग बैंक, अगर बैंक ने पेमेंट कर दे, कह रहा अगर किसी बैंक ने पेमेंट कर दी गलत बंदे को तो बैंक लायबल नहीं होगा। गलत बंदे को पेमेंट कर दी तो लायबल नहीं होगा। इफ पेमेंट इज मेड इन ड्यू कोर्स, पेमेंट इज मेड इन ड्यू, जैसे एग्जांपल से समझिए, ये भाईजान गए, मेरी चेकबुक इनके हाथ लगी, इन्होंने चेक उसमें से निकाला, बैंक चले और मेरे फेक सिग्नेचर करके बैंक के साथ बदले, लेकिन इतनी सफाई से साइन किए कि पता नहीं चलता था। बैंक ने इन ड्यू को, इन गुड फेथ, बैंक को नहीं पता चला, उसने रूटीन की चेकिंग की, सिग्नेचर मैच करते थे, पेमेंट कर दी, बैंक लायबल है? बैंक को प्रोटेक्शन मिली। वरना अगर ये प्रोटेक्शन ना होती बैंक एक एक चेक पे आधा घंटा लगाता कि मैं सही तरीके से देख लूँ साइन, और बाज़ औक़ात होता है आप ही के साइन से मैच नहीं करते, ऐसा भी होता, तो उसमें भी प्रॉब्लम। इसीलिए प्रोटेक्शन दी गई ताकि बैंकिंग सिस्टम को कोई प्रॉब्लम ना हो, वो स्मूथली चलता रहे। ये प्रोटेक्शन समझ आई? ये किसको मिली? पेइंग बैंक को। अच्छा अब मुझे बताएं प्रोटेक्शन टू कलेक्टिंग बैंक या बैंकर एक ही बात है कि जो बंदा बैंक चेक को कलेक्ट कर रहा है किसी दूसरे के बिहाफ पे, चेक मेरे पास था, चेक गिरा, इन भाईजान ने चेक उठाया, चोरी का चेक है, और अपने फैसल बैंक में लेके जमा करवा दिया। फैसल बैंक ने स्टेट बैंक के थ्रू मिज़ान बैंक को भिजवाया, मिज़ान बैंक ने उसकी पेमेंट कर दी। ये भाई कोई मिस्टर है, ये चोर हैं, इनको सज़ा मिलनी चाहिए। अब जिस चोर का जो साथ दे वो भी चोर है, मुजरिम का साथी भी मुजरिम है, तो फैसल बैंक को भी सज़ा मिलनी चाहिए। वो कलेक्टिंग बैंक है, उसने चोरी की रकम कलेक्ट की है, लेकिन अगेन बैंकिंग सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेट बैंक ने कहा ठहर जाओ, ये कलेक्टिंग बैंक जो है फैसल, ये ट्रू ओनर यानी मुझे लायबल नहीं होगा। कब लायबल नहीं होगा? अगर फैसल बैंक ने पेमेंट कलेक्ट की ऑन बिहाफ ऑफ पर्सन, अगर फैसल बैंक ने चोर के बिहाफ पे कलेक्शन तो कर ली, लेकिन बैंक एक्टेड इन गुड फेथ विदाउट नेग्लिजेंस, बैंक को थोड़ा ही पता था कि ये चोरी का चेक है, बैंक को नहीं पता था, और बैंक ने पेमेंट कस्टमर के बिहाफ पे कलेक्ट की, अपने बिहाफ पे नहीं की, बैंक बेनिफिशियरी नहीं है,
बैंक बेनिफिशियरी नहीं है उस जुर्म का, तो इसका मतलब यही बनता है ना, जो बेनिफिशियरी नहीं है उसने जुर्म नहीं किया होगा, ठीक है। और चेक वाज ऑलरेडी क्रॉस बिफोर कमिंग इनटू हिज हैंड, ये हमने रटा लगाना था, याद है। तो अगर मुझे खुद बताइए, एक चोरी का चेक बैंक ने कलेक्ट कर लिया और चोर के अकाउंट में डाल दिया, लेकिन बैंक को नहीं पता था चोरी का है और बैंक को इस काम का कोई फायदा भी नहीं हुआ, तो क्या बैंक को सजा मिलनी चाहिए? नहीं मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी। वरना आप जब भी बैंक, अगर ये प्रोविजन ना होती, आप जब भी चेक लेके जाते हैं वो कहता भाई इसके साथ एग्रीमेंट भी लेके आओ जिसके थ्रू आपको ये चेक मिला है, वो बैंकिंग सिस्टम बड़ा मुश्किल हो जाता। तो ये प्रोटेक्शन देना जरूरी था इकोनॉमी की स्मूथ रनिंग के लिए। प्रोटेक्शन पेइंग बैंक को भी है, प्रोटेक्शन कलेक्टिंग बैंक को भी है, ठीक। और अगर बाज़-औक़ात बैंक प्रोविजनली क्रेडिट कर देते हैं कि यानी चेक दिया ना तो एंट्री कर लेते हैं कि मेरे पास चेक आ गया है, तो अगर प्रोविजनली, हालांकि अमाउंट अभी आई नहीं है, फैसल बैंक को इन भाई ने चेक दिया, फैसल बैंक ने कहा 2 दिन बाद पैसे आएंगे, मैं प्रोविजनल एंट्री कर देता हूं, यानी इनके अकाउंट में एंट्री, जो इस बात का सबूत होगा कि इन्होंने एक चेक दिया है जो हमने क्लियरिंग के लिए भेज दिया, लेकिन वो एंट्री प्रोविजनल होती है, वो पैसे नहीं निकलवा सकते वो जब तक क्लियर ना हो जाए। अगर प्रोविजनल एंट्री डाल दी जाए कस्टमर के अकाउंट में, क्या फिर भी बैंक को प्रोटेक्शन है? बिल्कुल है, इससे फर्क नहीं पड़ता। वो तो बैंक का अपना इंटरनल सिस्टम है ना, प्रोविजनल एंट्री करें या ना करें। पेइंग बैंक, कलेक्टिंग बैंक समझ आ गया। फिर प्रोटेक्शन टू कलेक्टिंग बैंक इन केस ऑफ अकाउंट पेई चेक। अगर अकाउंट पेई चेक था जो सिर्फ किसको मिलना है? सिर्फ पेई को, लेकिन पेई किसी दूसरे बंदे ने चेक उड़ाया और बड़ी सफाई से, महारत से अकाउंट पेई को मिटा दिया, ठीक है, और अब पेमेंट के लिए, और अब अकाउंट पेई के अलावा किसी और को पेमेंट हो गई, बैंक इज नॉट लायबल, बैंक को प्रोटेक्शन दे दी, ठीक है। वरना तो बैंक को पूरा वो सिटी स्कैन मशीन अपने पास रखता, वो हर चेक का सिटी स्कैन करवाता, भाई इसमें देखो फोरेंसिक ऑडिट करो इसका, वो उनका सरसरी देखेगा, सरसरी जरूर देखेगा, और वो अच्छे तरीके से देखते हैं। ऐसा भी नहीं है कि आप किसी के भी, आप अपने भाई के घर वालों के साइन करके पैसे, नहीं पकड़े जाएंगे आप, उनकी प्रैक्टिस होती है इस चीज़ के ऊपर। जिस तरह हम में से बहुत से लोग शायद असली और नकली नोट में पहचान ना कर सकें जब तक कि उसके ऊपर ईद मुबारक ना लिखा हो, ईद मुबारक फिर पहचान कर, अगर ईद मुबारक नहीं लिखा हुआ फिर असली नकली की पहचान मुश्किल हो जाती है ना। बैंक वाले फौरन आइडेंटिफाई कर लेते हैं ये असली और ये नकली है, उनकी प्रैक्टिस होती है, रोज का काम होता है, तो वो एक्सपर्ट होते हैं। नॉर्मली वो धोखा नहीं खाते, लेकिन बहरहाल फिर भी आपको पता है दुनिया में हर तरह का इंसान है। अगर वो इतना चालाक इंसान हो और दुनिया में ऐसी टेक्नोलॉजी ईजाद हो जाए कि अकाउंट पेई को ऐसे लेजर के जरिए से रिमूव कर दे, वो इंक रिमूवर से नहीं, लेजर के, वो पता ही ना चले, और बैंक पेमेंट कर दे, तो बैंक का कसूर ये बैंक नॉट लायबल इफ अकाउंट पे चेक इज ऑल्टर्ड क्लेवरली एंड बैंक पेड इन गुड फेथ विदाउट। भाई कुछ समझ आए? पेइंग बैंक में और कलेक्टिंग बैंक में फर्क समझ आ गया? अच्छा मुझे बताइए, अकाउंट होल्डर के 4 सिग्नेचर थे, गलत सिग्नेचर थे, बैंक ने पेमेंट कर दी, बैंक लायबल है? अगर इंडोर्समेंट हुई थी, इंडोर्सर के 4 सिग्नेचर थे, क्यों? रीजन पता है ना, बैंक के पास सिर्फ अपने अकाउंट होल्डर के स्पेसिफिक सिग्नेचर होते हैं, वो उसके वेरीफाई कर सकता है, इंडोर्सर के नहीं कर सकता। पूरे पाकिस्तान का स्पेसिफिक सिग्नेचर थोड़ा ही होगा उसके बाद। पेमेंट ऑफ चेक क्रॉस स्पेशली मोर देन वंस, अगर एक चेक की स्पेशल क्रॉसिंग 2 दफा हो गई है तो उसकी पेमेंट होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तो स्पेशल क्रॉसिंग 2 दफा नहीं हो सकती। अगर एक सिचुएशन में वैलिड रहेगा, अगर है क्रॉसिंग टू एजेंट फॉर क्लैश, तो स्पेशल क्रॉसिंग सिर्फ वंस होनी चाहिए, ट्वाइस नहीं होनी चाहिए। ट्वाइस होगी तो पेइंग बैंक रिफ्यूज कर देगा पेमेंट। हाँ, ट्वाइस एक केस में हो सकती है, टू एजेंट फॉर कलेक्शन। रेवोकेशन ऑफ बैंक अथॉरिटी का मतलब क्या है? बैंकर की अथॉरिटी, जब हम चेक देते हैं ना बैंक को, तो उसका मतलब है बैंक को ऑथोराइज कर रहे हैं, भाई पेमेंट कर दे। मैंने अपने अकाउंट का चेक इन भाई को दिया, इसका मतलब मैं बैंक को ऑथोराइज कर रहा हूं कि इन भाई को पेमेंट। लेकिन बैंक की अथॉरिटी टू पे, अथॉरिटी कौन सी अथॉरिटी? बैंक की अथॉरिटी टू पे, इसको रिवोक किया जा सकता है, कैंसिल किया जा सकता है, खत्म किया जा, कैसे? काउंटरमेंट ऑफ पेमेंट, बैंक को फोन करके भैया मेरे चेक की पेमेंट ना करना,
इस चेक की पेमेंट, और कस्टमर की डेथ हो जाए, और कस्टमर इंसॉल्वेंट हो जाए। 3 केसेस में, और भी केसेस हैं लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है, और भी केसेस हैं वो हमारे सिलेबस में, जैसे पैसे कम है तो बैंक पेमेंट कर देगा, कभी भी नहीं करेगा। साइन में कोई और अमाउंट लिखी है, वो सॉरी वर्ड्स में कोई और अमाउंट है, नंबर में कोई बैंक पेमेंट कर देगा, नहीं करेगा। साइन मैच नहीं करते, बैंक पेमेंट करेगा, नहीं करेगा। डेट गुजर चुकी है या आने वाली है, 6 महीने गुजर चुके हैं या आने वाली है, पेमेंट करने। और भी बड़े केसेस है लेकिन हमारे सिलेबस में 3 है। काउंटरमेंट ऑफ पेमेंट, बैंक को फोन करके कहा पेमेंट रोक दो, बैंक कहेगा ओके सर, पेमेंट रुक गई। कस्टमर की डेथ हो गई, डेथ के बाद उसका अकाउंट ऑपरेट नहीं होगा, कस्टमर इंसॉल्वेंट हो गया तो पेमेंट नहीं होगी उसके चेक की। लेकिन इन दोनों में एक ट्विस्ट है, बैंक एक्ट करेगा जब उसके पास नोटिस आएगा। एक्चुअल डेट ऑफ चेक या एक्चुअल डेट ऑफ डेथ मैनी नहीं रखती। क्या मैनी रखती है? नोटिस के बैंक को नोटिस कब मिला, जिस दिन नोटिस मिला, डेथ चाहे जब मर्जी हुई हो, उस दिन के बाद से चेक पेमेंट। इंस्टॉलमेंट जब मर्जी हुआ हो, जब नोटिस मिला तब नहीं। ये बात समझ आई नोटिस वाली? अब सुन लीजिए सेकंड लास्ट कंसेप्ट आज का, क्या भला? डिफरेंस बिटवीन बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक। अच्छा, ये मुझे लगता है हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। क्यों भला? क्योंकि दोनों एक ही टाइप है, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। तो अभी जरा देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस बिटवीन बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक। 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर है, आपने 6 नंबर लेने हैं, 6 नंबर लेना, वरना आपकी छुट्टी नहीं होगी। इस ये ले, इस एक्सेप्ट, यानी आपको पता है कि आपने 6 नहीं बता पाए। अच्छा, सिलेबस आज नहीं, तो आज सिलेबस खत्म नहीं होना था, वो तो कल होना था, आने वाले कल में। आपको आज का नहीं, और मुझे तो बल्कि खतरा लग रहा है कि शायद कल भी ना हो। क्यों भला? आप समझ रहे हैं कि अभी वो 3 चैप्टर रहते हैं एंड वाले, और मुझे अभी अभी याद आया था, मैं 3 सेकंड के लिए घूमता रहा, मैंने कहा चैप्टर 1 मैंने कब करवाया? तो करवाया ही नहीं है, करवाया ही नहीं है। नहीं, कल कुछ देखेंगे, कोशिश करेंगे, अगर होता है तो ठीक है, वरना फिर कोई मसला नहीं है। हाँ जी, आपने भी छुट्टियों में जाके टाइम ज़ाया ही करना है, आपने कौन सा पढ़ाई? अच्छा, मुझे जैसे पता नहीं है, आप ऐसे बेताब हैं जैसे आपने एक दिन में 30-30 घंटे पढ़ लेना है, तो 3 घंटे भी मुश्किल से पढ़ा। भाई भी कभी स्टूडेंट था। डिफरेंस, एक्सेप्टेंस बाय ड्रॉई। बिल ऑफ एक्सचेंज में जरूरी है, चेक में जरूरी नहीं है। ये लें आपका 1 नंबर। ड्रॉई, बिल ऑफ एक्सचेंज में कोई भी हो सकता है, चेक के केस में हमेशा बैंक होगा। पेएबल ऑन डिमांड और टाइम। बिल ऑफ एक्सचेंज पेएबल ऑन डिमांड भी हो सकता है, टाइम भी हो सकता है, जबकि चेक हमेशा पेएबल ऑन डिमांड होगा। 3 नंबर। स्टैंप, बिल ऑफ एक्सचेंज में स्टैंप होना जरूरी है, चेक पे जरूरी नहीं। आपको पता है वो स्टैंप की अमाउंट जो होती थी, उससे हम उससे चेक क्या स्टैंप की अमाउंट डिसाइड करती है? होल्डर है कि होल्डर इन ड्यू कोर्स? स्टैंप की अमाउंट डिसाइड कर, इंस्ट्रूमेंट है 2 लाख का, स्टैंप लगाई 1.5 लाख की, तो वो 1.5 लाख का होल्डर इन ड्यू कोर्स बनता है, ऊपर के 50,000 का होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं बनता। पेएबल टू बेरर, बिल ऑफ एक्सचेंज पेएबल टू बेरर ऑन डिमांड नहीं है, जबकि चेक पेएबल टू बेरर ऑन डिमांड है, ऑन डिमांड है। 5, स्टॉपिंग ऑफ पेमेंट बाय ड्रॉर। स्टॉपिंग ऑफ पेमेंट, मैं थोड़ा सा मुश्किल पूछ लूँ ना, तो कहानी में ट्विस्ट भी तो रहे ना। स्टॉपिंग ऑफ पेमेंट बाय ड्रॉर, बिल ऑफ एक्सचेंज में स्टॉप नहीं किया जा सकता पेमेंट, चेक में स्टॉप किया जा सकता है। चलें 6 नंबर हो गया। और क्रॉसिंग,
चेक की क्रॉसिंग हो सकती है, बिल ऑफ एक्सचेंज की क्रॉसिंग नहीं हो सकती। नोटिंग और प्रोटेस्टिंग, नोटिंग और, अच्छा ये नोटिंग और प्रोटेस्टिंग होता क्या है? जब प्रोमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर होता है तो कानूनी कार्रवाई के लिए पहले इसे कानून की किताबों में रजिस्टर करवा, सरकारी खातों में रजिस्टर करवाना पड़ता है। वो नोटरी पब्लिक वाले करते हैं, इसे कहते हैं नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग, जो कि प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में तो जरूरी होती है, चेक के केस में नहीं। अगर कभी आपके सामने कोई डिसऑनर चेक आए ना तो बैंक खुद ही स्टैंप लगा देता है, चेक डिसऑनर हो गया, और आगे रीजन भी लिख देता है किस वजह से। उसने 8-10 रीजन प्री प्रिंटेड होती है, उसका टिक लगा देता है, इस रीजन की वजह से चेक डिसऑनर हुआ है। उसकी चेक की नोटिंग प्रोटेस्टिंग करवाने की जरूरत नहीं, बैंक खुद ही कर देता है, क्योंकि बैंक खुद एक सरकारी इदारा समझिए एक तरह से। जबकि प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज में नोटिंग और प्रोटेस्टिंग, नोटिंग और प्रोटेस्टिंग प्रोमिसरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज में होती है, चेक में नहीं होती। लास्ट बैंक ड्राफ्ट, बैंक, अच्छा चेक है जो एक प्राइवेट पार्टी दूसरी पार्टी को इशू करती है बगैर, हाँ उसमें एक्चुअल पैसे अभी ट्रांसफर नहीं होते। हो सकता है बैंक अकाउंट में पैसे हो सकता ना हो, आपके बैंक अकाउंट में 10 रुपये या 10 लाख का चेक इशू कर सकते हैं। लेकिन बैंक ड्राफ्ट में होता क्या, आपने जब किसी पार्टी को बड़ी पेमेंट करनी हो ना तो बड़ी पार्टी वो कहती है कि भैया चेक नहीं ड्राफ्ट लेके आए। हम बैंक के पास जाते हैं, उसे कहते हैं ड्राफ्ट चाहिए, वो एक फॉर्म देता है, कहता है फिल कर लो। फॉर्म फिल करते हैं, वो हमारे अकाउंट में से पैसे उसी वक्त निकाल के अपने अकाउंट में ट्रांसफर करता है और हमें एक चेक बना देता है, थोड़ा सा साइज में बड़ा होता है चेक से, वो बैंक ड्राफ्ट कहते हैं उसको। उसके ऊपर लिख देता है ये 10 लाख का बैंक ड्राफ्ट है। अब ये कंफर्म है क्या कि 10 लाख रुपए बैंक के पास हैं, आपने बैंक, अब आप जब उस पार्टी को पेमेंट करेंगे ना, एक चीज तो ये अब किसी और पार्टी को ट्रांसफर नहीं हो सकता, ये उसी जिस पार्टी के ऊपर नाम लिखा है ना उसी पार्टी के अकाउंट में जाएगा और किसी के अकाउंट में नहीं जाएगा। यानी ये समझिए निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। और दूसरा जब ये डिसऑनर अब सुनिए जरा, हाँ देखा जानबूझ के रुका था मैं, डिसऑनर ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड नहीं होगा, लेकिन इसकी पेमेंट को स्टॉप करवाया जा सकता है, लेकिन वो भी आसानी के साथ नहीं होती। वो भी ये चेक में तो था ना, फोन किया भाई पेमेंट ना करना, बैंक कहता है ओके सर पेमेंट नहीं होगी। बैंक ड्राफ्ट में फिर अगर हम पेमेंट करवाना तो FIR दर्ज करवाए, प्रूफ लेके आए कि इंस्ट्रूमेंट आपका जो है वो बैंक ड्राफ्ट गुम हुआ है या अब आपने इस पार्टी को पेमेंट नहीं करनी, बड़ा मुश्किल होता है। तो बैंक ड्राफ्ट एक सिक्योर तरीकाकार है अगर आप रिसीविंग पार्टी हैं तो, ठीक है। तो बैंक ड्राफ्ट क्या, ये भी एक ऑर्डर है, चेक की टाइप है ना, चेक भी एक ऑर्डर है, बिल ऑफ एक्सचेंज की टाइप है वो, जो एक बैंक इशू करता है दूसरे बैंक को। ये भी जिस तरह क्रॉस चेक होता है ना, बैंक में जा सकता है, ये भी बैंक में जा सकता है, ठीक है। ये भी ये क्रॉस, ये कैश नहीं हो सकता। बैंक ड्राफ्ट जिस पार्टी के पास जाएगा बैंक के पास जाकर कैश नहीं, अपने अकाउंट में इश्यूड बाय वन बैंक, ये अहम चीज है, वन बैंक टू पे स्पेसिफाइड मनी टू स्पेसिफाइड पर्सन जिसका नाम लिखा हुआ है। अब और ऑर्डर तो नहीं लिखा हुआ। डिफरेंस क्या है बिटवीन चेक एंड बैंक ड्राफ्ट? इश्यूअर कौन है? चेक का इश्यूअर कोई भी प्राइवेट पार्टी हो सकती है, बैंक ड्राफ्ट का इश्यूअर हमेशा बैंक होगा। पेबल टू बेरर, चेक हो सकता है बैंक ड्राफ्ट नहीं होता, चेक हो सकता है बैंक ड्राफ्ट नहीं होता है। डिसऑनर ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड हो सकता है, बैंक ड्राफ्ट नहीं हो सकता। स्टॉप ऑफ पेमेंट चेक की आसानी से हो सकती है, बैंक ड्राफ्ट की बहुत ही मुश्किल होती है। दोनों की हो सकती है तो फिर डिफरेंस कहाँ आया? फिर डिफरेंस, हाँ तो बताना है उसको, चेक की आसानी से हो सकती है, कुछ ना कुछ तो पॉइंट में फर्क रखना है ना कि पता चले डिफरेंस है ये। चलिए निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्लियर। अब हमारे रह गए 4 चैप्टर, 1, 12, 13, 14 नए चैप्टर्स आए और फिर चैप्टर 1। चले इंशाल्लाह कल के लेक्चर में फिर रिवीजन को आगे लेके चलते हैं। आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफ़िज़।